नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियाँ और भारत की कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं, जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है 8 प्रकार की। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वह है पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। और प्रश्न, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 4 प्रमुख वर्ग हैं। और प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में भी अधिक मिलती है। इसे बांगर व खादर में विभाग किया जाता है। बांगर यह प्राचीन जलोढ़क नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी है। इनकी उर्वरता कम होती है, इसलिए इनकी उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खादर मिट्टी यह नवीन जलोढ़ है, यानी प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों, खादर मिट्टी का एग्जाम्पल आप कोसी नदी से ले सकते हैं, जो हर साल अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ स्लिट्स लेके आती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने दिशा को बदलने के लिए काफ़ी कुख्यात है। तो खादर टाइप की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व अधिक होता है। वहीं नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषाओं में रेह, कल्लर या धूर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप अलुवियल सॉइल यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। इसकी शुरुआत आप गंगेटिक प्लेन से कर सकते हैं दोस्तों, जो गंगा की सहायक नदियों के द्वारा जो मटेरियल डिपॉजिट्स है उससे बनते हैं। तो आप उत्तर में देख सकते हैं गंगा का मैदान है, और जो पूर्वी तटीय इलाके हैं उसमें से इलाके से आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल इलाके हैं, जो तटीय क्षेत्र है, और तमिलनाडु को तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, गुजरात के कुछ हिस्सों में, और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है जो कि आसम के प्लेन्स में है, आप पूर्वोत्तर राज्यों में देख सकते हैं वहाँ पर, और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर है जलोढ़। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है तो जलवायु, संरचना तथा उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। कौन सी है? जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है? तो तल्लोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी नीचे है? 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। भारत का समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू, कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। भारत के स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश या ह्यूमस की उत्पत्ति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है।
काली मिट्टी बहुत ही जल्द चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अब हम लोग काली मिट्टी का एक्सटेंशन देख सकते हैं दोस्तों। इसमें महाराष्ट्र, बेसिकली महाराष्ट्र में पाई जाती है और उसमें मध्य प्रदेश के इलाके पाए जाते हैं और पूर्वी भारत के कुछ इलाके, झारखंड के साउदर्न और पार्ट में इलाके और गुजरात के इलाके, ये सारे इलाके काली मिट्टी, सारे इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है इन सभी में, यानी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नहीं दोस्तों, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। जबकि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? तो रेगुड़ मृदा। किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। दोस्तों हम लोग लाल मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं। लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में लोहा, अल्मुनियम तथा चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिलती है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। दोस्तों लाल मिट्टी का जो इसमें दिया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ वो पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं उसमें तमिलनाडु के इलाके हैं, कर्नाटक के कुछ इलाके हैं, झारखंड के इलाके हैं और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं और जो मिज़ोरम और नागालैंड और जो त्रिपुरा, इसके जो इलाके हैं वो इलाके हैं और ऊपर में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं। तो ये सारे रेड सॉइल के इलाके हैं, यानी लाल मिट्टी के। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह मिट्टी नदियों की घाटियों में पाया जाता है, ये सही नहीं है। लो ऑक्साइड की उपस्थिति कार्य से कारण लाल होता है, ये सही है। ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ? मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी प्रधान है कहाँ? मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? तो लेटराइट मिट्टी। दोस्तों हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं। लेटराइट एक प्रकार की मिट्टी इसमें लोहा और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है और आमतौर पर इसे गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनने वाला माना जाता है। उच्च लौह ऑक्साइड सामग्री के कारण लगभग सभी लेटराइट जंग लगे लाल रंग के होते हैं। यह अंतर्निहित मूल चट्टान के गहन और लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होते हैं। आमतौर पर जब उच्च तापमान और भारी वर्षा की स्थिति हो तो इसमें वैकल्पिक गीला और सूखा काल होता है। तो ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं। मैप में दोस्तों मालाबार तट पे एक लंबी लाइन है। तो दोस्तों ये जो तट होती है वो मानसून वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस इलाके में, तो उसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अधिकतम तापमान और अधिकतम वर्षा वाले इलाकों में, जिसमें अंतराल पे तापमान गर्म होता है और फिर ठंडा होता है, तो उसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आप उसमें देख सकते हैं पश्चिमी तट पे, और उड़ीसा के तट पे आप देख सकते हैं, और कुछ कुछ इलाके जैसे महाराष्ट्र से लगे हुए हैं और तेलंगाना के सुदूर इलाके और राजस्थान के इलाके, और पूर्वोत्तर राज्य में आप देख सकते हैं गारो खासी जनता की जो हिल्स होती है मेघालय में, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि वर्षा की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। तो इस तरह से इसका मैप है।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक क्षारीय मिट्टी, ये सही नहीं है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सही है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये कथन असत्य है। जबकि सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ये सही है। इस मिट्टी में लोहा या एल्यूमीनियम की अधिकता होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 60%। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल में। मृदा अपरदन को रोका जाता है किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मकरला मृदा। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए हैं? तो अवनालिका या गली। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है कौन से है? समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमयन। तो 1 और 2 सही इसमें। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? तो काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ऊसर। दोस्तों हम लोग भारतीय कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? तो गेहूँ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो जूट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों हम लोग खरीफ फसलें और रबी फसलों के बारे में कुछ अंतर को स्टडी करेंगे। तो खरीफ फसलों में बुआई की जो अवधि होती है वो आमतौर पर मई जून से लेकर मानसून के दौरान। रबी फसलों की जो बुआई होती है वो मानसून बारिश के बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान। अन्य नाम है खरीफ फसलों के मानसून क्रॉप्स, ऑटम क्रॉप्स, और रबी फसलों का है विंटर क्रॉप्स। अब वर्षा से प्रभाव के बारे में, तो खरीफ फसलें जो होती है बारिश पर निर्भर होती है। अत्यधिक कम या अत्यंत वर्षा से नुकसान पहुंचाती है। आमतौर पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सर्दियों में बारिश नुकसान पहुंचाती है। खरीफ फसलों में आवश्यक जलवायु है गर्म जलवायु और अत्यधिक मात्रा में पानी जरूरी है। रबी फसलें बुआई के समय गर्म और वृद्धि के दौरान सर्द जलवायु जरूरी है। कटाई की अवधि आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान, और रबी फसलों की आमतौर पर अप्रैल और मई के दौरान। फसलों के उदाहरण है खरीफ फसलों के चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, चारा इत्यादि, और रबी फसलों का गेहूं, जौ, जई, दाल, सरसों और अलसी बीज आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं एवं चावल में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो दलहन एवं मोटा अनाज। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ है तो कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था जब एसएससी 2014 में, उसके समय में मध्य प्रदेश उसका सही आंसर था, लेकिन अगर हम लोग 2023-2024 की गणना के अनुसार देखें, जो कि अभी हम लोग उसका डाटा को आगे देखेंगे, तो उसके अनुसार राजस्थान सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान जो है वो 48,21,840 टन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य बन गया है। ये गणना 2023-24 की है। 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी डेटाबेस 2023-2024 के अनुसार भारत ने 11.21 मिलियन मीट्रिक टन फल और 209.39 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन किया है। देश केला, जिसमें कुल कंट्रीब्यूशन 26.45% है, आम
जिसमें 43.80% है। पपीता 39.30% है, के उत्पादन में पहले स्थान पर है विश्व में दोस्तों। अगला प्रश्न, नारियल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी किनारे घाटी क्षेत्र में किया जाता है? तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो सभी से, यानी मिस्र एवं सूडान से, पाकिस्तान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो उसका प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो डॉक्टर वी कुरियन, वेगर्सी कुरियन। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति। जबकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है कौन है? उत्तर प्रदेश है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो छत्तीसगढ़ को, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल को माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ, जबकि चावल, गन्ना और कपास है। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो गेहूँ की खेती नहीं करता? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ये सही नहीं है दोस्तों। जबकि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। निम्न इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। जबकि गन्ना, तिलहन और कपास पैदा होता है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कपास, सन और जूट। झूम है एक क्या है? तो कृषि का एक तरीका है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो गुजरात। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के लिए अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्था स्थित है कहाँ पर? कानपुर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो सूची 1 में उत्पादन, जो खाद्य उत्पादन है उनके बारे में दिया गया। सूची 2 में जिससे रिलेटेड क्रांति था उसके बारे में दिया गया है। दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है हरित क्रांति था। दुग्ध उत्पादन जो श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन जो है वो नील क्रांति है। और उर्वरक उत्पादन है जो भूरी क्रांति। तो ये ऑप्शन सही है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है तो खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ? कश्मीर में। कथन ए और कथन आर दिए दोस्तों। कथन ए में भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत ही कम है। तो आर सही, ए सही है और आर गलत है। यानी भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये सही है। और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो सी सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के लिए अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू, जिसमें केला जो है महाराष्ट्र से सुमेलित नहीं है, जबकि तंबाकू आंध्र प्रदेश है, आलू उत्तर प्रदेश है और नारियल तमिलनाडु में। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ है? बेंगलोर में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र? 127।
गलत युग्म को पहचाना दोस्तों। तो मूंगफली बिहार से नहीं है। चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार असम में होती है, नारियल की तमिलनाडु में होती है और गन्ना की उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है तो गेहूँ है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है तो खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है तो गर्म मसाले। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो फसल के नाम दिए गए सूची 1 में, सूची 2 में पैदा करने वाला राज्य है तो चाय दोस्तों असम में है, ईख जो है उत्तर प्रदेश में है, मूंगफली जो है वो गुजरात में है और सेब जो है हिमाचल प्रदेश में। तो बी ऑप्शन सही है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है तो तिलहन के उत्पादन से। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है चावल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं तो खरीफ फसल कहते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है तो महाराष्ट्र। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है आम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी तो नील। भारत में निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है तो आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है तो उसमें दोस्तों आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है और गन्ना का। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तो दलहन का। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है तंबाकू। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी तरबूज। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है तो सरसों। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है तो चावल है। सरसों, गेहूँ और जौ सब रबी फसलें हैं। भारत में कौन सा राज्य है जहां आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है तो पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है तो स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है तो बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर तो वाराणसी में। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया तो सिक्किम को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।